Good morning, students. In our last class, we were discussing the digestive system, right? In that, we have discussed कि माउथ से हम कोई भी फूड को इनटेक करते हैं और जब हम उस फूड को इनटेक करते हैं तो वो इस एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए हमारे स्टमक तक पहुंच जाता है, राइट? हमने फूड को माउथ से इनटेक किया, वो इस एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए हमारे स्टमक तक चला गया और यहाँ इस स्टमक में उस फूड का ब्रेकडाउन होता है। कुछ एंजाइम्स होते हैं, एसिड्स होते हैं जो कि उस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल स्मॉलर सब्सटेंस में, सो दैट हमको उस फूड से एनर्जी मिल पाए, राइट? तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि फूड माउथ से एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू होते हुए हमारे स्टमक तक पहुँचता है, जहाँ कुछ एंजाइम्स और एसिड्स होते हैं जो उसका ब्रेक डाउन करते हैं, राइट? आगे उस फूड के साथ क्या होता है, किस तरीके से हमको उससे एनर्जी मिलती है, all that things we are going to discuss now, right? Have often heard about adults complaining about acidity. Can this be related to what has been discussed above? आपने अक्सर सुना होगा जो एडल्ट पीपल होते हैं उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, राइट? कुछ लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। सो बेसिकली एसिडिटी की प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि उनके स्टमक में जो एसिड की क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, राइट? हमने पढ़ा है कि हमारे स्टमक में एसिड होता है, बट वो एसिड एक फिक्स्ड क्वांटिटी में होना ज़रूरी है। अगर उससे ज़्यादा एसिड हुआ तो हमको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज़ रेगुलेटेड बाय a sphincter muscle which releases it in the small amount into the small intestine. अब ये जो फूड है हमारे स्टमक के बाद एक स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, राइट? स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल का ही एक पार्ट होती है जहाँ पर जो फूड है उसका ब्रेकडाउन होता है और उससे हमको एनर्जी मिलती है। From stomach, the food now enters the small intestine. This is the longest part of the alimentary canal, which is fitted into a compact space because of extensive coiling. ये सबसे लंबा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि एक कॉम्पैक्ट स्पेस में होता है, राइट? मतलब एक छोटी सी स्पेस में ये पैक्ड रहता है। क्यों छोटी सी स्पेस में ये पैक्ड रहता है? क्योंकि इसकी कॉइलिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे लंबा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। इसलिए अगर इसकी कॉइलिंग नहीं हुई तो ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, इसलिए इसको एक कॉम्पैक्ट शेप के अंदर कॉइल करके हमारी बॉडी में रहता है, सो दैट इट कैन ऑक्यूपाई अ लेस अमाउंट ऑफ स्पेस। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। हर एनिमल की बॉडी में ये जो एलिमेंट्री कैनाल है वो अलग अलग तरीके से होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अलग अलग तरह से होती है, क्योंकि कुछ एनिमल्स हर्बीवोरस होते हैं, कुछ कार्निवोरस होते हैं, कुछ ओमनीवोरस होते हैं। तो सबका डाइजेशन जो है वो अलग अलग तरीके से होता है, इसलिए उनकी बॉडी में ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अलग अलग तरीके की होती है। Herbivores eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested. जो हर्बीवोरस होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, राइट? और ग्रीन प्लांट्स को डाइजेस्ट होने में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए इनकी बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बड़ी होती है। वहीं कुछ एनिमल्स जो कि कार्निवोरस होते हैं वो मीट खाते हैं और मीट ईजियर होता है डाइजेस्ट करने में। हेंस कार्निवोरस लाइक टाइगर्स हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। इसलिए जो कार्निवोरस होते हैं जैसे कि टाइगर्स, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो कैसी होती है? छोटी होती है, राइट? क्योंकि जो मीट है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द ग्रीन वेजिटेबल्स। सो इन दिस वे अलग अलग एनिमल्स की बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अलग अलग तरीके की होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह होती है जहाँ पे हमारा फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, राइट? मतलब जो फूड है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन कहाँ पे हो जाता है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन्स एंड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सब कुछ कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ द लीवर एंड पैनक्रियास फॉर दिस पर्पस। और इस ब्रेकडाउन के लिए इसको
कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, और ये एंजाइम्स कौन सीक्रेट करता है? लिवर और पैनक्रियाज, राइट। सो जो लिवर और पैनक्रियाज होते हैं वो कुछ एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है ताकि वो जो फूड है उसका ब्रेक डाउन हो सके। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज़ एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेड अल्कलाइन फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। स्टमक से जो फूड आता है वो एसिडिक होता है और उसको अल्कलाइन करना ज़रूरी है, राइट। क्योंकि वो एसिडिक है इसलिए उसको अल्कलाइन करना ज़रूरी होता है, और ये अल्कलाइन ताकि हमारी बॉडी में बैलेंस बना रहे और एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा ना हो जाए, राइट। और उसको अल्कलाइन करने का काम कौन करता है? पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। पैनक्रियास से जो जूस आता है, जो एंजाइम्स आते हैं उसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, और वो हमारे फूड में एसिड की क्वांटिटी को कम करने का काम करते हैं। बाइल जूस फ्रॉम द लिवर accomplishes this in addition to acting on fats। और फैट्स पर कौन वर्क करता है? फैट को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए फैट्स को डाइजेस्ट होने के लिए हमको एक और जूस की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ द बाइल जूस। और बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है? लिवर इज़ दैट कंपोनेंट जो कि बाइल जूस को सिक्रीट करता है। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज globules which makes it difficult for the enzymes to act on them। फैट्स जो होते हैं वो लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, इसलिए बाइल जूस के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है फैट्स को ब्रेक डाउन करना। बाइल सॉल्ट ब्रेक्स देम डाउन इनटू द स्मॉल ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। और जो बाइल सॉल्ट होता है वो क्या करता है? इन ग्लोब्यूल्स को आप एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि वो बल्क के फॉर्म में रहते हैं, राइट। तो ये जो बाइल सॉल्ट है वो उसको क्या करता है? उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में बांट देता है ताकि उस पर जो एंजाइम्स हैं वो इजीली वर्क कर सकें, राइट। दिस इज़ स्मॉलर टू द एमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप और ऑन डर्ट that we have learned about in chapter 4। ये कुछ उस तरीके का है जैसे कि सोप और डर्ट का जो एमल्सिफाइंग एक्शन होता है जो आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, तो कुछ ये उस तरीके से होता है, राइट। द पैनक्रियाज सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड लाइपेस फॉर ब्रेकिंग डाउन एमल्सिफाइड फैट्स। अब पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है, और उस पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन नाम का एक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन और लाइपेस को ब्रेक डाउन करने के काम में आता है, राइट। मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट सबको डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग जूसेस हैं हमारी बॉडी में, और हर एक जूस एक स्पेशल टाइप के फूड को ब्रेक डाउन करने के काम में आता है, right। The walls of the small intestine contain glands which secrete intestinal juices। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं उसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि कुछ जूस को सिक्रीट करते रहते हैं। The enzymes present in it finally convert the protein to amino acid। और ये जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। मतलब जब ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट थे तब ये हैवी फूड थे, राइट। अब इनका ब्रेकडाउन हो चुका है, और ब्रेकडाउन होने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज बन गया, प्रोटीन अमीनो एसिड बन गया, और जो फैट है वो फैटी एसिड बन गया। मतलब इसमें अब इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में ये कन्वर्ट हो चुका है, right। Now the digested food is taken up by the walls of the intestine। और जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो इंटेस्टाइन की वॉल्स जो हैं वो उसको ले लेती हैं। The inner lining of the small intestine has numerous finger-like projections called villi। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अंदर वाली वॉल होती है उसमें बहुत सारे फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, राइट। मतलब बहुत सारे ऐसे फिंगर जैसे शेप्स होते हैं, और ये जो फिंगर जैसे शेप्स हैं
ये क्या करते हैं, ये इनको बोला जाता है विली, विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। और बेसिकली इनके होने से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा तो ज़्यादा फूड जो है वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे ये स्मॉल इंटेस्टाइन। द विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच हैव द एब्जॉर्ब्ड फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। जो विली है उसमें ब्लड वेसल्स जो हैं वो इजीली मतलब विली में काफ़ी सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, मतलब विली में जो ब्लड सप्लाई होता है वो ज़्यादा होता है, जिससे कि वो इजीली हर एक सेल से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो उसको एब्जॉर्ब कर पाए। वेयर इट इज़ यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज़ एंड द रिपेयरिंग ऑफ ओल्ड टिश्यूज़। और इसका काम क्या क्या होता है, एनर्जी को ऑब्टेन करना, ऑब्वियसली बात है डाइजेस्टेड फूड को लेना मतलब एनर्जी को ऑब्टेन करना, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज़ नए नए टिश्यूज़ बनाना, ऑल्सो रिपेयरिंग ऑफ द ओल्ड टिश्यूज़ जो ओल्ड टिश्यूज़ हैं उनको रिपेयर करना, ये सारे काम होते हैं विली के। द अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब हमने फूड खा लिया, उसका ब्रेक डाउन भी हो गया, उससे हमको एनर्जी भी मिल गई, राइट। बट अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ऑब्वियसली ऐसी बात तो नहीं है कि पूरा का पूरा फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, कुछ फूड जो है वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिससे अब हम और ज़्यादा एनर्जी ऑब्टेन गेन नहीं कर सकते हैं, वो अनडाइजेस्टेड फूड वेयर मोर विली एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल, जहाँ अब ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इस लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो गेन कर लिए, अब वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड है उसमें से वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, राइट। मतलब जितना वाटर है वो अलग हो जाता है और जितना सॉलिड पार्ट है वो अलग हो जाता है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। और जो वाटर वाला पार्ट है वो अलग हो गया, अब केवल सॉलिड वेस्ट बचा है। अब जो सॉलिड वेस्ट बचा है वो हमारे एनस के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से जो खाना हमने खाया उससे हमको एनर्जी मिली उसके ब्रेक डाउन होने से, और जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया, जो वेस्ट प्रोडक्ट बच गया, वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है, राइट। हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी द एनस, राइट। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड लार्ज इंटेस्टाइन में गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन है बाहर वाली, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटर कंपोनेंट्स थे वो भी एब्जॉर्ब हो गए। अब जो सॉलिड वेस्ट बचा है वो इस एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, राइट। तो कुछ इस तरीके से वर्क करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज़ रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर। और इसको कौन मैनेज करता है, एनल स्फिंक्टर एक तरह का ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में जो कि इस चीज़ को रेगुलेट करता है कि कितना वेस्ट हमारी बॉडी से कितने टाइम में बाहर जाएगा। ऑल दीज थिंग्स इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर, राइट। नाउ डेंटल कैरीज, हम अब डेंटल मीन्स ऑब्वियसली हमारे दांतों से रिलेटेड, तो यहाँ पर हम हमारे दांतों की केयर किस तरीके से कर सकते हैं वो थोड़ा सा समझते हैं। डेंटल कैरीज और टूथ डीके कॉज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ एनिमल एंड डेंटाइन। टूथ डीके मतलब जब आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, एक तरह का छेद जैसे हो जाते हैं, राइट, उसको बोलते हैं टूथ डीके। तो टूथ डीके के कारण क्या होता है, हमारा जो एनिमल होता है वो सॉफ्ट होने लग जाता है। इट बिगिन्स व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर प्रोड्यूसेस एसिड्स दैट सॉफ्टन और डीमिनरलाइज द एनिमल। जब बैक्टीरिया शुगर पर एक्ट करते हैं, मतलब जब हम कोई मीठी चीज़ अगर खाते हैं जिसमें शुगर होती है, तो जब बैक्टीरिया और शुगर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कुछ एसिड्स बना लेते हैं, और वो जो एसिड्स हैं वो हमारे एनिमल को सॉफ्ट करते हैं और उसको डीमिनरलाइज करते हैं, मतलब उस तक मिनरल्स नहीं पहुंचने देते हैं। मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स टुगेदर विथ फूड पार्टिकल्स स्टिक टू द टीथ टू फॉर्म डेंटल प्लेक। और बहुत सारे बैक्टीरिया के सेल्स जो हैं जब वो हमारे फूड पार्टिकल्स के साथ हमारे दांतों में चिपक जाते हैं
तो उसके कारण डेंटल प्लेग भी हो सकते हैं, होता है। सलाइवा कैन नॉट रीच द फूड surface to neutralize the acid as plaque covers the teeth। और जो हमारा सलाइवा है वो हमारी टूथ सरफेस तक नहीं पहुंच पाता है फूड को एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। क्यों? क्योंकि उस पर तो प्लेग जम चुका है, राइट। तो जब हमारे टीथ पे प्लेग जम जाएगा तो जो सलाइवा है वो हमारे टीथ तक नहीं जा पाएगा, और इस कारण से जो हमारा फूड है, जो एसिड है, वो न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा। ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव्स द प्लेग बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड्स। इसलिए हमको खाना खाने के बाद, कुछ भी चीज़ खाने के बाद अपने टीथ को अच्छे से ब्रश कर लेना चाहिए रात को, जिससे क्या होता है, अगर कोई प्लेग जमा भी है तो वो प्लेग जो है वो निकल जाएगा, और इससे हमारे दांत जो हैं, जो सलाइवा है वो इजीली एसिड को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, और हमारे जो दांत हैं उसमें डीके नहीं होगा, राइट। इन अनट्रीटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इन्वेड द पल्प कॉजिंग द इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। और अगर ये बढ़ता जाता है तो फिर वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको ज़्यादा बड़ा बना देते हैं, और फिर उसके कारण इन्फेक्शंस और इन्फ्लेमेशन भी हमको हो सकते हैं, राइट। So students, we have completed the digestion process in our body, right। हमने देखा कि किस तरीके से हम जो फूड खाते हैं उसका ब्रेकडाउन होता है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है, राइट। और किस तरीके से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या होती है और किस तरीके से होती है, all these things we are going to study. For this, here one activity is given to you. That activities you have to read by your own, okay। Now we have discussed nutrition in organisms in the last section। हमने अभी न्यूट्रिशन डिस्कस किया कि कैसे फूड का ब्रेकडाउन होता है बॉडी में। The food materials taken in during the process of nutrition is used in cells to provide energy for various life processes। अब जो फूड मटेरियल हमने टेकन किया है, फूड मटेरियल हमने खाया है न्यूट्रिशन की प्रोसेस में, वो फूड जो है वो हमारी बॉडी के हर एक सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट। हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है, तो ये जो फूड है वो हमारी बॉडी, जो हमारे सेल्स हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स डू दिस इन डिफरेंट वेज। जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस चीज़ को अलग अलग तरीके से करते हैं। सम यूज़ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कुछ एनिमल्स जो हैं वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं ग्लूकोज को कम्प्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक करने के लिए, राइट। आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो प्लांट्स हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं, मतलब हमारा खाना बनाते हैं, राइट। तो उसी का जब ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज जो है वो ब्रेक होकर क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और ये किसकी हेल्प से होता है, ऑक्सीजन की हेल्प से होता है। सम यूज़ अदर पाथवेज दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। और कुछ एनिमल्स जो हैं वो बिना ऑक्सीजन के ही फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं। कुछ को ऑक्सीजन की नीड होती है और कुछ बिना ऑक्सीजन के ही फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं। इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पाइरूवेट, राइट। और जो पहली वाली स्टेप हमने देखी जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट से ब्रेक डाउन हो रहा है, वहाँ पर जो C6 होता है वो बेसिकली 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में बढ़ जाता है, और जिनको बोला जाता है पाइरूवेट। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। और ये जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। फर्दर द पाइरूवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके बाद ये जो पाइरूवेट है, मतलब कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। आपने पढ़ा होगा जो खमीर उठना जिसको हम बोलते हैं हिंदी में,
उस बेसिकली वो होता है यीस्ट, या राइट। तो जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, आपने देखा होगा अगर इडली या डोसा जब हम बनाते हैं तो उसका जो लिक्विड होता है हम उसको बनाकर रख देते हैं ओवरनाइट, राइट, ताकि ओवरनाइट में, और वो जो जब हम उसको सुबह देखते हैं तो वो थोड़ा सा ऊपर आ चुका होता है, राइट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खमीर बनना। तो जो खमीर है बेसिकली वो क्या होता है, इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है फर्मेंटेशन। और जो खमीर है वो बेसिकली होते हैं यीस्ट, राइट, जो कि उस पर उसके साथ रिएक्ट करके वो सब्सटेंस बना लेते हैं। सिंस दिस, और ये जो प्रोसेस है जो अभी हमने डिस्कस की वो प्रोसेस यीस्ट में होती है। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इट इज़ कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और इस तरह की जो प्रोसेस है वो एयर की एब्सेंस में होती है और इसीलिए इसको बोला जाता है एनएरोबिक। जहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन एयर की एब्सेंस में हो उसको हम बोलेंगे एनएरोबिक, और जहाँ पर एयर का ब्रेकडाउन जहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन एयर की प्रेजेंस में हो उसको हम बोलेंगे एरोबिक। ब्रेकडाउन ऑफ पायरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। और जो पायरूवेट है उसका ऑक्सीजन की हेल्प से उसका जो ब्रेकडाउन है वो किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल का एक पार्ट है, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। दिस प्रोसेस ब्रेक अप द 3 कार्बन पायरूवेट मॉलिक्यूल्स टू गिव द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ये जो 3 कार्बन के पायरूवेट मॉलिक्यूल्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अलग अलग मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं, राइट, मतलब यहाँ पे आपको 3 CO2 के मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। द अदर प्रोडक्ट इज़ वाटर, और इसके साथ साथ वाटर भी बनता है। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये जो प्रोसेस है वो एयर की प्रेजेंस में हो रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ये एयर की एब्सेंस में होती तो हम इसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। The release of energy in this aerobic process is a lot greater than in anaerobic process। और एरोबिक प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द एनारोबिक प्रोसेस, राइट। मतलब अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये प्रोसेस हो रही है तो कम एनर्जी रिलीज़ होगी। समटाइम्स व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, अनदर पाथवे फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ पायरूवेट इज़ टेकन। और अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो एक दूसरा तरीका भी होता है पायरूवेट्स को ब्रेक डाउन करने का। हियर द पायरूवेट इज़ कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड विच इज़ ऑल्सो 3 कार्बन मॉलिक्यूल। और यहाँ पे क्या होता है, जो पायरूवेट है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और इससे कार्बन के 3 अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बन जाते हैं। दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक सेल इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प। और ये जो एक्टिविटी है यहाँ पर जो लैक्टिक एसिड है वो यहाँ पर हमारी बॉडी लैक्टिक एसिड बनाती है, और ये जो एक्शन है वो सडन एक्शन होता है जिसके कारण हमको क्रैम्प्स भी आते हैं, राइट। सो इस तरीके से ऑक्सीजन की एब्सेंस में या ऑक्सीजन अगर लैक अमाउंट में है तो उस केस में जब फूड का ब्रेकडाउन, जब एनर्जी हमको गेन करनी है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैरी आउट करवानी है, तो उस प्रोसेस में हमको क्रैम्प्स भी आ सकते हैं, राइट। नाउ ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्लूकोज जो है उसके 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपको पता है C6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, मतलब कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स रहते हैं। साइटोप्लाज्म में जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पर 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं और कुछ अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो जाती है। अब इसको हम बोलते हैं पायरूवेट। अब इस पायरूवेट का फर्दर ब्रेकडाउन अलग अलग तरीक़ों से हो सकता है। पहला, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, जिसको हम एनाएरोबिक बोलते हैं। तो जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में इसका ब्रेकडाउन हो रहा है तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनती है। और ये किन ऑर्गेनिजम्स में होता है, यीस्ट में होता है। अब जब ऑक्सीजन की कमी के कारण, मतलब
जो ऑर्गेनिज्म है वो तो एरोबिक है, लेकिन किसी वजह से ऑक्सीजन की अगर कमी होती है तो हमारे मसल सेल्स में ये जो रेस्पिरेशन होता है वो बेसिकली क्या बना लेता है, लैक्टिक एसिड, और कुछ एनर्जी रिलीज होती है। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट मतलब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये चीज़ें रिलीज़ होती हैं। और इस तरीके से जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन होता है अलग अलग पाथवेज से, राइट। तो इस तरीके से बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेल्युलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज a molecule called ATP, which is used to fuel all the other activities in the cell। और ये सेल्युलर रेस्पिरेशन के कारण हर एक सेल ने जब एनर्जी ऑब्टेन कर ली, तो इसको हम बोलते हैं सेल्युलर रेस्पिरेशन के कारण जो एनर्जी रिलीज होती है वो इमीडिएटली एक मॉलिक्यूल होता है वो उस एनर्जी को सिंथेसाइज कर लेता है, राइट। और उसको बोला जाता है ATP। और ये जो ATP होता है वो एज अ फ्यूल बिहेव करता है हमारी बॉडी के सारे सेल्स के लिए, मतलब हमारी बॉडी के सारे सेल्स को एनर्जी देने का काम या उनसे एक्टिविटी करवा, जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको एनर्जी देने का काम कौन करता है, ये ATP। इन दिस प्रोसेस ATP इज़ ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल। और ये जो ATP है ये एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और जैसी कोई एक्टिविटी होनी होती है तो ये ब्रेक डाउन करके अपनी एनर्जी उस पर्टिकुलर पार्ट को दे देता है टू कैरी आउट दैट एक्टिविटी इन अवर बॉडी, राइट। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में अलग अलग एक्टिविटीज़ जो हैं वो टेक प्लेस होती हैं, राइट। नाउ हियर हम ATP के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। ATP is the energy currency for most cellular processes. The energy released during the process of respiration is used to make ATP molecules from ADP and inorganic phosphate, right? जो एनर्जी है वो जो ATP है वो बेसिकली एनर्जी करेंसी का काम करता है। जब भी किसी एक्टिविटी के लिए जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है तो वो ATP से ये एनर्जी कलेक्ट कर लेते हैं, राइट। Endothermic process in the cell then use this ATP to drive the reactions। सेल्स में एंडोथर्मिक प्रोसेसेस होती हैं जिससे कि जो एनर्जी रिलीज़ होती है, इनको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी ये ATP से ले लेते हैं, और ATP इनको एनर्जी देता है जिससे कि वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाती है, राइट। When the terminal phosphate linkage in ATP is broken using water, the energy equivalent to इतने amount of energy is released। जब ATP के साथ phosphate का linkage होता है और जब ATP का breakdown होता है तो उस समय इतनी amount of energy जो है वो release होती है, that is 30.5 kilojoule per mole amount of energy is released in this process। Think of how a battery can provide energy for many different kind of uses। It can be used to obtain mechanical energy, light energy, electrical energy and so on। एक बैटरी कैसे बहुत सारी एनर्जी दे सकती है, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी भी देती है, एक बैटरी लाइट एनर्जी भी दे सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेने के लिए भी हम बैटरी का यूज़ करते हैं, और अलग अलग तरीके से हम उस बैटरी का यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली ATP कैन ऑल्सो यूज इन द सेल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, प्रोटीन सिंथेसिस, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़। सिमिलरली जो ATP होता है वो भी अलग अलग यूजेस के लिए, अलग अलग कामों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, नर्वस इम्पल्स को कंडक्ट करना, इन सारी प्रोसेसेस के लिए हम ATP से जो एनर्जी आती है उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। So we have started the respiration। Now the further things we are going to study in our next class। So that's all for today's class, students. Thank you।